दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव, वैसे वैसे सभी दलों में अपनी अपनी ज़मीन तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल ज़मीन तलाशने के बाद जो उसको सींचने और उसकी मजबूत यानी उर्वरा करने की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार जारी है। दरअसल इसी वजह से इन बातों को लेकर लगातार चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सबने अपने अपने स्तर से बैठक और अपने सहयोगियों के साथ बैठक, जो सबसे अहम बात है कि अपने सहयोगियों के साथ बैठक करके जो कमतर स्थिति जहाँ जहाँ नसें कमज़ोर दिख रही है उसको मजबूत करने की भी कोशिश लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है विपक्षी एकता के नाम से, यानी जितने भी गैर भाजपाई दल हैं वो अब एक मंच को साझा कर रहे हैं और इस मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पद से हटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कई महीनों से ये कोशिशें हो रही है, लेकिन पिछले 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक पटना में हुई, यानी पहली बैठक जो है वो पटना में की गई और दूसरी बैठक 18 जुलाई को बेंगलुरु यानी कर्नाटक में देखा जा सकता है, देखा गया है। लेकिन अब इन दोनों बैठकों के बीच में आपसी द्वंद्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक मसला मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया है। दरअसल ये द्वंद्व है क्या, ये मसला है क्या, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। कल यानी 18 जुलाई को जैसे ही विपक्षी एकता की बैठक समाप्त हुई, उसके बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, उप मुखिया तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, ये तीनों बैरंग बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए पटना वापस आ गए। कहा यह जा रहा है कि भाई फ्लाइट में देरी हो रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब ये चार्टर्ड प्लेन से गए तो फिर फ्लाइट में देरी और जल्दी होने का तो कोई वजह बचता नहीं है। लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी जो है वो क्या है, हम कोशिश किए हैं टटोलने की। हम कोशिश किए हैं उन नेताओं से बात करने की जो बखूबी सरोकार रखते हैं इस पूरे विधि व्यवस्था से, यानी विपक्षी एकता के इस मंचन व्यवस्था से। हम सबसे पहले सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, वो क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा हम उनको सुन लेते हैं। जो जिम्मेवारी मिली है वो जिम्मेवारी निभाइए और 5 बड़े विभाग जो बजट के बड़े भाग को एक व्यक्ति के हवाले करके लूटने की छूट दिए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए, नेता जो है अधिकतर दागी हैं, वंशवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अवसरवादी है और ये लोग कोई ठोस नीति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एकजुटता की बात कर रहे हैं। विपक्षी एकता में है किसी का हिम्मत कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे? किसी ने ये नहीं कहा कि देश का विकास रुक गया, देश का सम्मान को चोट पहुंचाए हैं। लेकिन ये विपक्षी एकता के लोग किस तरह के कांग्रेस के जाल में फंस गए और कांग्रेस अपने नेतृत्व और अपने छतरी के तहत उन लोगों को खड़ा किया जो कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति शुरू किया। न इनका सिद्धांत रहा, न इनका कोई नीति है, नीयत भी लोग देख चुका है। ऐसे लोग पर अब विश्वास नहीं करेगा। ये इंडिया की बात करते हैं, वो इंडिया जिसको अंग्रेजों ने इंडिया कह करके
अति पिछड़ा, गरीब, कमजोर, दबा कुचला राष्ट्र के रूप में देखता था। अब इंडिया इंडिया नहीं है, इंडिया भारत बन चुका है। 21वीं सदी का भारत, जिस भारत की घोषणा स्वामी विवेकानंद ने किया था, और स्वामी विवेकानंद के राशि के ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर सशक्त भारत का जो कल्पना किया है, विकसित भारत का, एक तरफ विकसित भारत की लड़ाई चल रही है, एक तरफ भारत को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों की जामात खड़ी है। निर्णय देश की जनता करेगी। कितना भी दल मिला ले, लेकिन उस दल के कार्यकर्ता का दिल भी नहीं मिलता है, और जनता उस दलदल में अब नहीं जा पाएगी। जनता सावधान और सतर्क है। बहुत जल्द आप देख लेंगे 2023 पार होते होते बिहार के अंदर भी बड़े दलदल में कई लोग फंसेंगे। मुख्यमंत्री के कुर्सी छीनने के लिए बड़ी राजनीति शुरू होगी। बड़े भाई वहां प्रयास कर चुके, सफलता नहीं मिली है। उनको पता है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव को, कि बिहार की जनता कभी भ्रष्टाचारी को जनादेश नहीं देता है। यही अवसर है नीतीश कुमार को हटाकर हम अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दें, और उसी के लिए उनका सारा प्रयास चल रहा है। विकास की चिंता नहीं, जनता की सुरक्षा की चिंता नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य की चिंता नहीं, इनको सिर्फ अपने और अपने परिवार की चिंता है। ऐसे लोग बिहार का न देश का हितैषी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से मुक्ति आवश्यक है। तो सुन लिया आपने किस तरह से नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो कटाक्षों के तीर लगातार राज्य के मुखिया पर छोड़े जा रहे हैं। इसी तरह राजद के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी, उनको सुने। उसके बाद हम सुनते हैं जदयू की जो नेत्री हैं, या यूं कहें कि प्रवक्ता हैं अंजुम आरा जी, उनको भी सुनते हैं। और तब हम आखिर में एक ऐसे व्यक्ति की से आपकी बात करवाएंगे या सुनवाएंगे उनकी बात, जो सामाजिक सरोकार को बड़े नज़दीक से देखते हैं। तो पहले सुनिए कि शक्ति सिंह यादव जी और जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता अंजुम आरा क्या कुछ कह रही हैं। कई साथियों ने और अपना हाथ बढ़ाया और बेंगलुरु की बैठक में 26 पार्टियों का एक एका खुल करके सामने आया, जिनके अपने वजूद हैं। एनडीए की तरह नहीं कि 38 पार्टियां नाम के हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की 8 पार्टियां हैं जिनके पास 6 सांसद भी नहीं हैं। अच्छा, तो जो भी लोग विपक्षी एकता में है, सब मजबूत हैं। सबके अपने राज्यों के अंदर उनकी एक पहचान ही नहीं है, बल्कि राज्य में वजूद रखने वाले लोग हैं, जो मादा है भाजपा को हराने की ताकत रखते हैं। इसके पहले की बैठक में, बेंगलुरु की पहले की बैठक में स्टालिन साहब को जाना था, जो भी निकल गए थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तीनों लोगों को आना था, समय पर आना था। और चूंकि अवधि थोड़ी बढ़ गई थी मीटिंग की, इस बाबत तो वो सम्मिलित नहीं हो सके। वेदर भी खराब था, क्लियरेंस का मामला था, तो ये लोग वहाँ से प्रस्थान कर गए। लेकिन जिन लोगों ने एका के प्रयास की बुनियाद रखी, उसको इस दूर तक पहुँचाए, उनके अंदर कोई बात कैसे हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो ये शगुफा छोड़ रही है, ये शगुफा ही है। मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब भाजपा पर सूट होता है। लेकिन बात तो हो रही है कि संयोजक के बात पर नीतीश कुमार नाराज हो गए, बात नहीं बनी, और इसलिए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए वहां से चल दिए। नहीं, अभी तो बैठक होनी है महाराष्ट्र में, सब कुछ सामने खुल कर के आएगा। सभी चीज़ें सहमति के आलोक में हुई है। बंद कमरे में होने वाली मीटिंगों में कई तरह के भाव निकलते हैं, उस पर अपनी अपनी लोग राय रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रजामंदी सब लोगों की राय से ही होती है। वो सब लोगों की राय से हुई है, इसलिए नाहक भाजपा इसमें जो तलाश रही है अपना अवसर, कोई फायदा होने वाला भाजपा को नहीं है। देखिए, जिस दिन एकता की बैठक हुई थी फर्स्ट बार, भाजपा उस दिन थोड़ी हताश थी। आज तो बदहवास हो चुकी है दूसरी बैठक के बाद, और तीसरी बैठक के बाद इंडिया के सामने एनडीए टिकेगा ही नहीं, टूट जाएगा एनडीए। इंडिया भी तो डिलीट कर दिए आप लोग तुरंत।
ट्विटर पर इंडिया डाले आप और तुरंत डिलीट हो गया, इसके पीछे का क्या है? नहीं, कोई कारण नहीं है। इंडिया जो नाम रखा गया है सब लोग की रजामंदी से रखा गया है, इसलिए इंडिया नाम वो डी को लेकर के कुछ ये है नहीं, वहाँ कोई पर? नहीं, ये सब लोग तलाश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया इंडिया है, इंडिया के अंदर सार्वभौमता है, समरसता है, एकता है, विविधता में एकता है, सर्वांगीण विकास के लक्ष्य हैं, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हैं, महंगाई और को निजात दिलाने की ब्लूप्रिंट तैयार हैं, डेवलपमेंटल जो खाका है वो इंडिया के अंदर है। मुद्दा बनाम मोदी, एनडीए के पास मोदी है और विपक्ष के पास देश के मुद्दे जिसको लेके आगे बढ़ेंगे। थी ये एकजुट होंगे ही नहीं, मजाक उड़ाती थी, कहती थी कि ये कभी एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। हमने दिखाया कि पटना में किस तरह से 16 दलों की बैठक हुई और मजबूती के साथ बैठक हुई। हम 16 से 26 पे पहुँचे हैं बेंगलुरु में, और विपक्षी एकता की जो बैठक थी 26 पे हम पहुँचे हैं, और अब महाराष्ट्र में होना है। अब विपक्षी एकता की नहीं, अब इंडिया की बैठक हो रही है। वो सोचिए वो कितना शानदार और कितना सशक्त इंडिया की वो बैठक होगी। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी काफ़ी मतलब वो तो सफल रहे हैं कि उन्होंने जो मुहिम चलाया, उन्होंने जो प्रयास किया विपक्षी एकता को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पे लाने का, वो कितना शानदार ढंग से वो दिख रहा है, चाहे वो पटना में दिखे या फिर बेंगलुरु में दिखे। अब एजेंडा कुछ भी आप चला सकते हैं, उसके पीछे कहीं कोई हकीकत नहीं है। और अब महाराष्ट्र में इंडिया की बैठक होगी, वो भी बहुत मजबूत होगी और बहुत शानदार होगी, क्योंकि उस बैठक का भी वही उद्देश्य होगा जो देश की 140 करोड़ आवाम की इशू हैं। क्योंकि ये जो इंडिया है ना, वो देश की जनता की इशू के साथ खड़ा है। 2024 में क्या इशू है जनता के? महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, करोड़ों युवा आज हमारे सड़कों पे है, विमेन सिक्योरिटी देख लीजिए, देश की बेटियां किस तरह से न्याय के लिए आंखों में आंसू लेकर के वो बैठी रही और किस तरह से घसीटा गया। सो मेनी एग्जाम्पल्स है, कठुआ है, उन्नाव है, कुलदीप सेंगर है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कितना एग्जाम्पल मैं दूँ? संघीय ढांचे पे किस तरह से प्रहार हुए, आपने देखा है कि संसद भवन का उद्घाटन होता है और संसद भवन का जो पार्लियामेंट का सुप्रीम होता है, वो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, उनको आमंत्रण तक नहीं दिया जाता है। संविधान के प्रावधानों के विपरीत निर्णय हो रहे हैं। तो ये जो इंडिया है ना, देश के इशू के साथ वो है, और 2024 में ये इंडिया जो जनता के आवाम के जो इशू है उसके आधार पर। तो सुना आपने कि इन दोनों ने कैसे इस पूरे जो कहानी है इस विपक्षी एकता के बैठक की, इसे कैसे इन्होंने सरीके से तरीके से पूरा क्लियर कर दिया है कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। जिस तरह के आरोप अफवाहों का जो बाजार गर्म कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मुद्दों पर बात हो गई है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो हमेशा सरोकार समाज से रखते हैं और जो हकीकत है उससे वो रूबरू कराते हैं। जी हाँ, एक्स IPS अमिताभ दास, इनको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये। सर, मंगलवार को विपक्षी एकता की बैठक हुई बेंगलुरु में, और उसके बाद बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए तीनों जो मुख्य नेता हैं राज्य के, यानी लालू प्रसाद यादव जी जो राजद सुप्रीमो कहे जाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो डिप्टी CM हैं तेजस्वी यादव, वो बहिरंग वापस पटना आ गए। स्थिति क्या हो सकती है, क्यों ऐसा हुआ? कहा जा रहा है कि भाई सूत्रधार को तवज्जो नहीं मिला कर्नाटक में। नहीं, वही बात है। देखिए, सबसे ज़्यादा फजीहत तो हमारे पलटू राम की हुई है, और यदि मिर्ज़ा गालिब के शब्दों में कहें तो बड़े बेआबरू होकर हाँ, तेरे कुचे से हम निकले। तो पलटू राम बड़े बेआबरू होकर बंगलोर के कुचे से निकले हैं, और इन्होंने बहुत मतलब सपने देखे थे, ख्वाब देखा था कि संयोजक बनाया जाएगा, ये बनूंगा वो बनूंगा। इनके तो चमचे थे, कहते थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा है, ये है वो है। तो ये सारी बातें खोखली हो गई, और बंगलोर में तो बाकायदा पलटू राम के खिलाफ मतलब पोस्टर वार जैसा देखने को मिला। बड़े बड़े वहाँ बिलबोर्ड्स लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें नीतीश कुमार को बताया गया था कि अनस्टेबल PM कैंडिडेट है, मतलब अस्थिर प्रधानमंत्री की प्रत्याशी। तो अब वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में आपके सहयोगी की सरकार है, और इस तरह से आपकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो ये तो बहुत शर्म की बात हो गई है नीतीश कुमार के लिए। तो इसलिए जब से वो पटना आए हैं, आप देखेंगे कि पलटू राम का बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा लग रहा है कि इनके हौसले पस्त हैं, मीडिया से भी मुंह छुपाते घूम रहे हैं। और वही मैं सोच रहा था कि हिंदुस्तान में जो शादियां होती है, जब बारात जाती है, तो बारात में एक होता है दूल्हे का फूफा,
है ना। वो पूरे समय दूल्हा तो खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है, दूल्हे का फूफा पूरे समय मुंह लटका के, मुंह फुला के घूमता रहता है। तो आज की तारीख में यदि विपक्ष को आप एक बारात मान लें और राहुल गांधी को आप उसका दूल्हा मान लें, तो नीतीश कुमार की हालत कुछ दूल्हे के फूफा वाली है। एक बिल्कुल मुंह कान लटकाए और नाराज़ से दिखाई दे रहे हैं, और इनके समर्थकों की भी बोलती बंद है जी। दूसरी बात ये कि ठीक है, फूफा तो बन गए हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग जो है वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई कुछ इस तरह की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अफवाहों के बाजार गर्म करने में माहिर है, इसलिए अफवाहें फैलाई जा रही है। सूत्रधार बिल्कुल नाराज़ नहीं। नहीं देखिए, ये अफवाह की बात नहीं है ना, ये तो जो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है। ये तो हम लोग को देखने को मिला ना, तो बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बंगलोर में, जिसमें विपक्ष के सारे दिग्गज थे, राहुल गांधी थे, ममता बनर्जी थी, अरविंद केजरीवाल थे, उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे, उसमें पलटू राम कहीं दिखाई नहीं दिए, है ना। पलटू राम उसमें नज़र ही नहीं आए, और ना ही इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कुछ बोला गया, ना ही इनको संयोजक बनाया गया, इनको तो कुछ नहीं मिला। और अगली बैठक बम्बई में तय की गई है, महाराष्ट्र में, उसमें तो हो सकता है ये भी हो जाए कि पलटू राम शर्म के मारे जाए ही नहीं और खुद राजगीर चले जाएं और बोले कि मेरी तबीयत नासाज है, अब भतीजा को भेज दें, तेजस्वी को भेज दें। तो देखिए, बात तो है ही कि नीतीश कुमार की दुर्गति हुई है, और दुर्गति के लिए खुद नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। पहली बात तो देखिए, नीतीश कुमार की जो राजनीतिक विश्वसनीयता है वो बिल्कुल शून्य हो गई है। इन्होंने अतीत में इतनी बार पलटी मारी है कि अब इनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। यदि ये भाजपा को फांसीवादी कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं, तो लोग मन ही मन हंसते हैं कि भाई तुम तो कितनी बार उसके साथ मिलकर सरकार बना चुके हो। एक तो बात विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है इनके साथ। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार तो घनघोर जातिवादी आदमी है, इनको तो लवकुश समीकरण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, कुर्मी और कोयरी के अलावा। तो इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ सिर्फ इतनी छोटी जातिवादी सोच के साथ आप प्रधानमंत्री नहीं ना बन सकते हैं। इस देश में कुर्मी और कोयरी के अलावा भी तो लोग रहते हैं, सबको आपको साथ लेके चलना है, तो वो तो नीतीश कुमार से होगा नहीं, तो इसलिए भी इनका कद बहुत छोटा हो गया है। तीसरी बात है कि पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में इनकी छवि भी बहुत तार तार हुई है। खासकर ये आनंद मोहन प्रकरण जो हुआ, जिसमें एक खूनी को जेल से निकालने के लिए नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल बदलवा दिया, कायदे कानून बदलवा दिए, तो उससे जो इन्होंने एक सुशासन बाबू की अपनी एक छवि बनाई हुई थी कि मैं सुशासन बाबू हूँ, मैं ना किसी को फंसाता हूँ, मैं ना किसी को बचाता हूँ, मेरी तो अंतरात्मा जग जाती है, तो वो आनंद मोहन प्रकरण के बाद तो वो छवि मिट्टी में मिल गई। पूरा हिंदुस्तान समझ गया कि भाई ये तो पलटू राम है, राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए ये किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे, किसी खूनी के लिए कानून बदल देंगे राज्य का। तो इन सब बातों से कुल मिला के क्या हो गया है कि अब नीतीश कुमार की स्थिति बहुत एक मतलब आप कह सकते हैं दयनीय हो गई है, और एक धोबी का कुत्ता वाली स्थिति है, क्योंकि भाजपा के दरवाजे भी इनके लिए बंद हो गए हैं, और यहाँ विपक्ष में भी इनको भाव नहीं मिल रहा है। तो ये ना अब घर के रहे ना घाट के रहे हैं। सर आखिर में एक सवाल ये बनता है कि जो पहले अगर कहा जाए नीतीश कुमार ही गोलबंदी के इस पे थे, पक्ष में थे, सारे लोगों को अपने पक्ष में करने का जो प्रयास है वो भरपूर किया इन्होंने, लालू यादव भी इनके सपोर्ट में खड़े हुए। अब क्या लग रहा है, जो ड्राइवर अगली सीट पर बैठकर गाड़ी चला रहा था, सारे दल वाले लोग इनके पीछे बैठ के इनको फॉलो कर रहे थे, क्या अब वही ड्राइवर पिछली सीट पर आ गया है, ड्राइवर कोई और बन गया है? अब तो ये ड्राइवर पिछली सीट पर भी नहीं है, ये तो ड्राइवर समझिए डिक्की के अंदर बंद हो गया है ना। पिछली सीट पर रहता तो कुछ दिखाई भी देता लोगों को, अब तो मुझे लगता है कि कार की डिक्की के अंदर बंद है, कि दिखाई देना भी बंद हो गया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई भी नहीं दिए। तो ये तो बहुत मतलब दुर्गति वाली बात है। और सपना नहीं देखे प्रधानमंत्री का? सपना तो देखिए पहले भी नहीं इनको देखना था, लेकिन होता है ना कि जब आप चमचों से घिरे रहते हैं तो जी हुजूरी में लोग आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। आप खुद समझिए, दर्शक समझें कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है। बिहार के अंदर यदि मुख्यमंत्री बने भी हुए हैं तो ये अनुकंपा के आधार पर बने हैं, क्योंकि कायदे से तो तेजस्वी को सीएम रहना चाहिए था, उनके पास ज़्यादा विधायक हैं, तो मुख्यमंत्री तो अनुकंपा के आधार पर बने हुए हैं, क्योंकि भतीजा ने सोचा कि भाई चाचा बुजुर्ग हैं तो इनकी उम्र का लिहाज किया जाए, इसलिए बने हुए हैं। और बिहार के अंदर एक प्रदेश के अंदर आप तीसरे नंबर पर हैं, आप पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये तो हुआ कि ये मुँह और मसूर की दाल वाली बात हो गई। तो इनको तो पहले भी, अभी ये समझिए कि ये दूसरा आडवाणी बन रहे हैं। एक आडवाणी जी हैं जो पिछले 50 साल से भावी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सके, तो अब नीतीश कुमार भी समझिए उन्हीं का एक छोटा एडिशन आ गए हैं, लघु संस्करण कि अब
भावी थे, भावी हैं और भावी रहेंगे, है ना। 100 साल पहले भी भावी थे, आज भी भावी हैं और 100 साल बाद भी भावी रहेंगे जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सुन लिया आपने भाई, इन्होंने यहाँ तक तो कह दिया है कि नीतीश कुमार जी की स्थिति वर्तमान में वो हो गई है कि अगर बाराती समझ लें पूरे महागठबंधन को और उसका दूल्हा समझ लें हम राहुल गांधी को, तो ये एक फूफा बन गए हैं, उस पूरे बाराती की फूफा बन गए हैं। और फूफा का गाल हमेशा सूजा रहता है, यानी वो नाराज़ ही रहते हैं। अब इसके पीछे का पूरा दर्शन जो है आप खुद समझिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं लोग, और विपक्षी एकता की जो बैठक है वो किस मुकाम तक पहुंच सकती है, इसका आकलन आपको खुद ही करना पड़ेगा। और हम हमेशा आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम और भी खबरों को लेकर बड़े जल्दी हाजिर हो रहे हैं।